एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 3 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी ने रिवेन्यू रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए ताकि नियमित रूप से रिवेन्यू मिलता रहे और कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा किया जा सके। इसके लिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। फिर जब ये सिस्टम फेल हो गया तो 1822 में एक नया सिस्टम जो कि महलवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता था उसको लाया गया और साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम लाया गया। लेकिन रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि किसान उसे चुका नहीं पा रहे थे और वो गांव छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, तो ये सब सिस्टम उतना सफल नहीं हो पाया। अगला टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। ब्रिटिश को यह भी एहसास हो गया कि कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाके से केवल रिवेन्यू ही नहीं मिल सकता है बल्कि यूरोप के ज़रूरत के हिसाब से फसल भी उगाया जा सकता है। 18वीं सेंचुरी के आखिरी तक कंपनी ओपियम और इंडिगो यानी कि अफीम और नील की खेती को फैलाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। इसके बाद लगभग 150 सालों तक ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग हिस्सों में किसानों को अलग अलग तरह का क्रॉप यानी कि फसल उगाने के लिए मजबूर किया, जैसे कि बंगाल में जूट, असम में टी, यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी का उत्तर प्रदेश है वहाँ पर शुगर केन गन्ना, पंजाब में व्हीट, उसके बाद महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन और मद्रास में राइस, ये सब उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। अंग्रेजों को जिस तरह के फसलों की ज़रूरत थी उसके खेती को फैलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। यहाँ पर एक ऐसे ही फसल के स्टोरी के बारे में दिया गया है, उसके प्रोडक्शन के मेथड के बारे में। यहाँ पर दो तरह का प्रिंट दिया हुआ है। एक है कलमकारी प्रिंट 20वीं सेंचुरी इंडिया, ये इंडिया के आंध्र प्रदेश के एक वेवर के द्वारा क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। दूसरा फिगर है जो कि विलियम मॉरिस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था। अब मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड, ये 19वीं सेंचुरी के आखिरी समय में बनाया गया था। दोनों प्रिंट में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में रिच ब्लू कलर मतलब गहरे नीले कलर का यूज किया गया है, जिसको इंडिगो कहा जाता है। इंडिगो कहा जाता है नील। उस प्रिंट में जो ब्लू कलर दिख रहा है वो एक प्लांट जिसका नाम है इंडिगो, इस प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये दूसरा वाला जो मॉरिस प्रिंट है इसमें जो नीला रंग यूज किया गया है ये बहुत हद तक संभव है कि इंडिया में जो नील का पौधा उगाया जाता था उसी से ये कलर बनाया गया होगा। उस टाइम पर इंडिया नील का बहुत बड़ा सप्लायर था, इंडिगो का बहुत बड़ा सप्लायर था पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अब जानते हैं इंडियन इंडिगो यानी कि भारतीय नील की डिमांड क्यों थी। इंडिगो प्लांट मेनली ट्रॉपिक्स वाले रीजन में उगता है। 13वीं सेंचुरी तक आते आते इटली, फ्रांस, ब्रिटेन इन सब में क्लॉथ को, कपड़ों को डाई करने के लिए इंडियन इंडिगो का यूज किया जा रहा था और इंडियन इंडिगो का कुछ ही अमाउंट जो है वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच पा रहा था और इसलिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था और इसलिए यूरोप में कपड़ा बनाने वालों को वायलेट और ब्लू डाइज के लिए एक दूसरा प्लांट जिसका नाम वोड था इस पे डिपेंड रहना पड़ता था। ये वोड प्लांट जो था ये टेम्परेट जोन का पौधा था और इसलिए यूरोप में आसानी से अवेलेबल था बहुत ज़्यादा मात्रा में। नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में इस पौधे को उगाया जाता था। इंडिगो से मिलते कंपटीशन से परेशान होकर यूरोप में प्रोड्यूसर अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे कि वो इंडिगो के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दें। लेकिन क्लॉथ डायर्स यानी कि कपड़ों की रंगाई करने वाले जो थे वो इंडिगो को ही रंगने में प्रेफर करते थे, डाई करने के लिए प्रेफर करते थे।
इंडिगो से गहरा ब्लू कलर मिलता था, जबकि वुड से जो डाई प्राप्त किया जाता था वो पेल और डल यानी कि फीका कलर का होता था। 17वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप में क्लॉथ प्रोड्यूसर सब जो थे वो अपने गवर्नमेंट को इस बात के लिए मना लिए कि जो इंडिगो इंपोर्ट पर जो बैन लगा हुआ था उसमें थोड़ी सी ढील दे दे। कैरिबियन आइलैंड के सेंट डोमिंगो में फ्रांस ने इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ब्राज़ील में पुर्तगीज ने, जमैका में इंग्लिश ने, उसके बाद वेनेजुएला में स्पेनिश ने, इन सब ने इंडिगो की खेती स्टार्ट कर दी। नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट में इंडिगो प्लांटेशन किया जाने लगा। यहाँ पर प्लांटेशन वर्ड का मतलब दिया गया है एक लार्ज फार्म, मतलब बड़ा सा खेत जिस पे प्लांटर लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाते थे। कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी और कॉटन, इस सब के प्रोडक्शन के केस में प्लांटेशन शब्द यूज किया जाता है। 18वीं सेंचुरी आते आते इंडियन इंडिगो का डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था और वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण कपड़ों को डाई करने के लिए इंडिगो का डिमांड और ज़्यादा होने लगा। और इस टाइम पर जबकि इंडिगो का डिमांड बढ़ रहा था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो इसका सप्लाई हो रहा था इंडिगो का, वो किन्हीं कारणों से बंद हो गया। 1783 और 1789 के बीच में पूरे वर्ल्ड में इंडिगो का प्रोडक्शन पहले से आधा रह गया। ब्रिटेन में क्लॉथ डायर्स अब इंडिगो के सप्लाई के लिए नए सोर्स की तलाश करने लगे। यूरोप में इंडिगो के बढ़ते डिमांड को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स तक बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन एक्सपैंड होने लगा, फैलने लगा और बंगाल इंडिगो पूरे वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट करने लगा। 1788 में ब्रिटेन में जो इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था उसमें इंडिया का हिस्सा, इंडिया का पार्ट जो था वो 30% ही था, लेकिन 1810 तक आते आते ये प्रोपोर्शन 95% तक बढ़ गया। जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा वैसे वैसे कंपनी के जो कॉमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल्स थे ये इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। समय के साथ कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल्स अपने इंडिगो बिजनेस की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। क्योंकि इंडिगो की खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती थी, इसलिए इसे उम्मीद से प्रॉफिट कमाने के लिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग इंडिया आए और यहाँ पर प्लांटर बन गए। जिनके पास नील उगाने के लिए पैसे नहीं होते थे उन्हें कंपनी और बैंक की तरफ से लोन मिलती थी। यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाया गया है जो अगस्त 1791 में सेंट डोमिंगो में होने वाले स्लेव रिवोल्ट के बारे में है। 18वीं सेंचुरी में कैरिबियन आइलैंड में सेंट डोमिंगो के फ्रेंच कॉलोनी में फ्रेंच प्लांटर्स ने इंडिगो और शुगर की खेती स्टार्ट कर दी। यहाँ पर अफ्रीकन स्लेव्स काम करते थे। उन्होंने 1791 में विद्रोह कर दिया। जो प्लांटेशन था, बागान जो था उसको जला दिया, उसके बाद जो रिच प्लांटर्स सब थे उनको मार दिया। 1792 में फ्रांस ने फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी को हटा दिया और इसके कारण कैरिबियन आइलैंड में इंडिगो की खेती कोलैप्स कर गई, ठप पड़ गई। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी इंडिया में।